हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम लोग जीडी इन्फोटेक की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए। हम थोड़ी थोड़ी करके मैं वीडियो डालता रहूँगा इसमें। तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न तो पता ही है कि पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमें 10 क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें हमने 6 करने हैं। टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो 80 को 70 में कन्वर्ट करती है और 30 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल के होते हैं। 80 में से सपोज फॉर एग्जांपल आपके 60 मार्क्स हैं, तो 70 में से आपके कैसे निकलेंगे 60/80 इंटू 70। तो इस तरीके से जो है आपके मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले एज पर हमारे नोट्स जो स्मॉल और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो 1 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सप्लाई स्केड्यूल। हम लोगों को पता है कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई मींस प्रोडक्शन। कितनी चीज़ें जो है वो मार्केट में किसी फर्म ने, किसी जो है इंडस्ट्री ने मार्केट में निकाली हैं। तो स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबल। तो वो टेबल या वो लिस्ट जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताए कि कितनी जो कमोडिटीज़ हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं, सेल हुई हैं, तो उसको हम सप्लाई स्केड्यूल कहेंगे। और किस प्राइस पे हुई हैं वो भी इस लिस्ट में शो किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आए अगर हम, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है? फर्म एक सिंगल यूनिट है, जैसे एबीसी लिमिटेड, ये इसको हम फर्म बोलेंगे। क्लियरली हमने लिखा हुआ है ये सिंगल बिजनेस एंटिटी। लेकिन इंडस्ट्री क्या है? जब हम ग्रुप ऑफ फर्म्स को काउंट करते हैं किसी चीज़ में तो उसे हम फर्म का नाम देते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ओसवाल भी आ गई, रिलायंस आ गई। ये जो ओसवाल और रिलायंस है ये सिंगल एंटिटीज़ हैं। और ओवरऑल हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल फर्म्स की बात करें, तो उसे हम इंडस्ट्रीज का नाम देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे लेसन्स। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम लोगों को पता ही है, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारे खर्चे होते हैं, लेकिन वो जो कॉस्ट हैं, जो खर्चे हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि आप जितनी प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल ले लो। आप कोई रॉ मटेरियल जो है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 यूनिट रॉ मटेरियल लगता है, और अगर 2 आप बनाएंगे तो 2 यूनिट लगेंगे। तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम देंगे। तो उसके बाद है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि आप की जो कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, चाहे आप उस पर 10 यूनिट बनाओ, चाहे आप 20 यूनिट बनाओ, चाहे आप 40 यूनिट बनाओ। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी ले ली, आपने कोई मशीन ले ली, तो मशीन पे अगर आप 500 यूनिट बनाते हो तब भी कॉस्ट वही रहेगी फिक्स। अगर आप 250 यूनिट बनाते हो तब भी कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी। सपोज कर लो आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, अब उसका रेंट जो है मंथली 10,000 है। तो आप चाहे दिन रात काम करके वहां पे ज़्यादा प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन कम करो, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से चेंज नहीं होती उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, और जो चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि वाई द रैशनल प्रोड्यूसर डज नॉट प्रोड्यूस इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वो स्टेज है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। वो स्टेज जब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़े लेकिन सेलिंग कॉस्ट कम हो, रेवेन्यू कम हो, तो उस स्टेज को हम जो है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब कोई भी बिजनेसमैन वो क्यों प्रोड्यूस करेगा, अगर उसकी कोई चीज़ 5 रुपये में बिक रही है लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करे तो उसकी कॉस्ट उसे 6 रुपीज़ पड़ेगी, तो 1 रुपये का क्यों लॉस करेगा। इसी कारण जो एक रैशनल, एक सियाना प्रोड्यूसर है वो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो है वो अपनी चीज़ को सेल नहीं करेगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट क्या है। अब हमें पता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर हमारी कैपिटल लगती है और उस बनाने के लिए हमें लेबर भी लगानी पड़ती है। तो इन दो कॉम्बिनेशंस का जो स्केड्यूल है कि कितनी लेबर और कितनी कैपिटल लगाने पर हमें जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कितनी आउटपुट निकलती है, और वो जो टेबल है उसे हम जो है आइसोक्वेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स ओलिगोपोली। ओलिगोपोली हमें पता ही है कि अलग अलग तरह की मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली भी है। ओलिगोपोली क्या है। ओलिगोपोली में जो है कुछ ही फर्म्स जो है मार्केट को डोमिनेट करके रखती हैं। वो कंपटीशन जो है वो आपस में करती हैं लेकिन बाहर के किसी जो फर्म है उसको एंटर नहीं होने देती। सपोज मैं मान लूँ कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो ओसवाल, रिलायंस या एक एबीसी फर्म, इन लोगों ने मान लो जो है मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है, कोई नई मार्केट जो नई फर्म है वो एंटर नहीं करने देते, तो उस कंडीशन को हम ओलिगोपोली कहेंगे। हाँ, एक मोनोपोली है। मोनोपोली में एक ही फर्म है, एक ही फर्म है, उसने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन अगर 2 या 4 फर्म्स, जब मैं कह सकता हूँ कि कुछ फर्म्स मार्केट में जो है वो मार्केट को डोमिनेट करें, तो उसे हम ओलिगोपोली का नाम देंगे। उसके बाद है स्टूडेंट 7th नैश इक्विलिब्रियम। अब नैश का मतलब क्या है, पहले जॉन नैश, इसके नाम से जो है ये नाम दिया हुआ है। एक्चुअली ये एक गेम थ्योरी का कंसेप्ट है जिसमें हर प्लेयर अपनी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी तैयार करता है जो कि बेस्ट रिस्पॉन्स करती है अदर प्लेयर्स की स्ट्रेटजी को। तो मतलब ये है कि ये कंसेप्ट गेम थ्योरी का है, ये वो सिचुएशन है जिसमें हर प्लेयर जो है वो अपनी प्लेयर इन ए गेम चूजीज स्ट्रेटजी चूज करता है जो कि अदर जो प्लेयर्स हैं वो अदर प्लेयर्स की जो स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करती है, उसको बीट करती है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया का मतलब है कि जब हमारे कंट्री को ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट कर लिया था तो उस समय के कंडीशंस क्या थे, फीचर्स क्या थे। तो क्लियर है पॉलिटिकल कंट्रोल, तो उन्होंने सारा कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लिया था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने लगे थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि वो रॉ मटेरियल हमारे इंडिया से लेके जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर मार्केट इंडिया में ही बेचते थे। तो सोशल डिफ्रेंसिएशन करने शुरू कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई, उन्होंने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया। हमें पता ही है जो आज की रेलवे, टेलीफोन या टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम है वो सभी अंग्रेजों ने शुरू किए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट में इंडियन पर्सन्स थे उनको निकाल के अपने पर्सन निकालने शुरू कर दिए। इस तरीके के कुछ जो है चेंजेस हुए। तो यही हम इस क्वेश्चन में डिफाइन करते हैं। उसके बाद है 9th क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि कितने साल हम जीते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो का मतलब है इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर, मापना कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एक पर्सन जो है वो कितना जीता है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी सिटी में पाँच पीपल हैं। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, 5 नहीं होंगे वो हमें भी पता है, लेकिन एग्जांपल
एक पर्सन जो है वो 50 ईयर्स जीता है, दूसरा 60, तीसरा 70, फोर्थ 80 और फिफ्थ 90। तो इन सब का टोटल लगा के डिवाइड बाई 5, तो वो हमारी निकलेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो ऑफ दैट एरिया। इस तरीके से हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा चैप्टर ही है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि हम कम रिसोर्सिस में से मैक्सिमम आउटपुट निकालें, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको जो है इकोनॉमिक्स के माध्यम से यूज़ करते हैं, उसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब वो इकोनॉमिक्स जो मैनेजमेंट के डिसीजंस में हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हम जो है नेक्स्ट फिर हम 11th क्वेश्चन से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर कमेंट करें, और नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं।